नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। दर्शन या फिलॉसफी, इससे आप सभी परिचित हैं। फिलॉसफी अगर पाश्चात्य विधा से हम इसको जानने की कोशिश करें तो फिलास प्लस सोफिया, इससे मिल करके फिलॉसफी बना है। फिलास का तात्पर्य है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान, यानी ज्ञान के प्रति प्रेम या विद्या के प्रति अनुराग, यही फिलॉसफी है। ये पाश्चात्य विधा है। लेकिन भारतीय दर्शन में दर्शन या फिलॉसफी क्या है, ये समझने वाली बात है। दरअसल दर्शन मूलतः दृश्य धातु से बना है, जिसका तात्पर्य होता है जिसके द्वारा देखा जाए, माने वो विधा जिसके द्वारा किसी विषय वस्तु को समझने की कोशिश की जाए, समझने का प्रयास किया जाए, वो दर्शन है। आमतौर पे पाश्चात्य विधा में किसी भी विषय वस्तु के बारे में विश्लेषण करके और जानना, ज्ञान को प्राप्त करना, यही फिलॉसफी है और इसी को सर्वोच्च मान लिया गया है कि अगर कोई विषय वस्तु है तो अगर हम उसकी बौद्धिक व्याख्या कर दें तो हम उसके बारे में जान जाते हैं। लेकिन सिर्फ किसी विषय की या किसी मुद्दे की, किसी टॉपिक का सिर्फ बौद्धिक व्याख्या कर देने मात्र से ही आप उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जान सकते हैं। आप उसके बारे में सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं। उसके लिए कुछ अलग हटके, कुछ अलग प्रकार से आपको सोचना होगा या उसके बारे में अध्ययन करना होगा, ताकि आप उसके बारे में सब कुछ जान सकें। और भारतीय दार्शनिक पद्धति की ये विशेषता रही है कि वो सिर्फ बौद्धिक व्याख्या से संतुष्ट कभी नहीं हुआ। भारतीय दार्शनिक अगर हम कहें तो प्राचीन काल में दार्शनिक उन संतों को ही कहा जाता था जो प्रत्येक विषय में उस तत्व के विचार को समझते थे, उस तत्व के विचार को खोजते थे, उस तत्व को खोजते थे। इसीलिए वो तत्वज्ञानी कहे गए। और उनकी ये श्रेष्ठता थी, ज्ञान के प्रति महारत थी कि भारतीय संतों या वैज्ञानिकों अथवा दार्शनिकों की विदेशों में भी मांग रही है। ये मैं प्राचीन काल की बात बता रहा हूँ, मैं वर्तमान की बात नहीं बता रहा। आज से 3000-4000 साल पहले भी भारतीय शासकों के संबंध विदेशी सभ्यताओं से रहे, पश्चिम एशिया से रहे। और ऐसा इतिहास में उल्लेख है कि उन शासकों के द्वारा भारत से फिलोसोफर की मांग की जाती थी। आप हमारे यहाँ से जो भी, चूँकि व्यापार वाणिज्य उस समय भी होता था, 2000-3000 साल पहले भी व्यापार वाणिज्य होता था। तो जो ये व्यापार वाणिज्य वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। कुछ सामान आप हमारे यहाँ से ले गए और कुछ सामान हम आपके यहाँ से ले आए। तो इस आदान प्रदान में जो ख़ास तौर से पश्चिम एशिया के जो शासक थे, वहाँ के जो साम्राज्य थे और उनके शासक थे, वो ये हमेशा मांग करते थे कि आप हमारे यहाँ से कुछ फिलोसोफर हमारे यहाँ भेजिए, अपने यहाँ से। लेकिन भारतीय शासकों ने इसे कानूनी रूप से सही नहीं माना और कभी किसी फिलोसोफर को यहाँ से नहीं भेजा। वो बात अलग है, बाहर से विदेशों से बहुत से यात्री आए और यहाँ आकर के यहाँ के बारे में अध्ययन किया, जाना। आप देखिए, ग्रीस के बहुत से यात्री आए, विद्वान आए और भारत को जानने की कोशिश की। चीन से बहुत से आए, मध्य एशिया के कई देशों से आए। इस देश को, यहाँ के समाज को, यहाँ की शासन पद्धति को, यहाँ की समाज व्यवस्था को, धार्मिक व्यवस्था को जानने की कोशिश की और
अपने यहाँ जब गए तो एक ग्रंथ के रूप में अपने अनुभवों को लिखा। तो भारतीय दार्शनिक सिर्फ बौद्धिक व्याख्या से कभी संतुष्ट नहीं हुआ। उसे हर बौद्धिक व्याख्या में हर विषय पर उसके तत्व ज्ञान को चाहिए, ये जिज्ञासा थी। और यही जिज्ञासा अन्य लोगों से अलग उसे महान बनाती है। यही वजह है कि भारत के संतों, ऋषियों, मनीषियों, दार्शनिकों का वैश्विक पटल पे देखा जाए तो बहुत बड़ा महत्व था, बड़ा सम्मान था, बड़ा आदर था। ये प्राचीन इतिहास के बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें ऐसा लगता है, दिखता है, पढ़ने को मिलता है। तो भारतीय दार्शनिकों ने जो पाश्चात्य विधा थी कि सिर्फ बौद्धिक व्याख्या करके और किसी के बारे में धारणा बना लेना, किसी विषय वस्तु के बारे में धारणा बना लेना, तो भारतीय दार्शनिक परंपरा में सिर्फ बौद्धिक व्याख्या कोई पर्याप्त नहीं माना गया। उसके तात्विक विचार को महत्व दिया गया और तात्विक विचार की जब बात होती है तो उसमें आध्यात्मिकता अपने आप जुड़ जाती है। इसीलिए भारतीय दर्शन पद्धति को, जो 6 पद्धतियां हैं जिन्हें खड़ दर्शन भी कहा जाता है, जिनमें मुख्य है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, और इसके अतर भी इसके अलग। अब ये जो 6 दर्शन हम बता रहे हैं, ये इनको आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। यानी इनके द्वारा आत्मा और वेदों को माना गया है, वेदों को प्राथमिकता दी गई है, आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावे 3 दर्शन की पद्धतियां और हैं, चार्वाक, जैन और बौद्ध, जिन्होंने ईश्वर को नहीं माना है, वैदिक ग्रंथों को भी नहीं माना है। हम आगे इनके बारे में अलग अलग वीडियो बना करके उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो ये विधा है, इस विधा में तत्व विचार किस तरह से प्राथमिकता के आधार पर आगे आता है और उस पर किस गहनता से विचार होता है, इन दर्शनों की पद्धतियों में अलग अलग इनके सोचने के तरीके और कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन मूलतः वो तत्व विचार ही है जिनके आधार पर ये दर्शन की पद्धतियाँ आज भी हैं। और आगे जब इनका और विस्तार होगा तो हम अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मुद्दों पर हम बताएंगे इसके बारे में अलग अलग से वीडियो बना करके। अब जो तत्व विचार है उसे अनुभूति करके और जानने की कोशिश हमारे दार्शनिकों ने किया है। कैसे? तो एक अनुभूति होती है इंद्रिय, जो इंद्रियों से देख करके और जाना जा सके, और एक अनिंद्रिय, जो इंद्रियों के से दिखता तो नहीं है लेकिन हम उसको महसूस करते हैं। जैसे हवा को हम महसूस करते हैं, हवा को देख तो सकते नहीं। ऐसे ही आत्मा, हम आत्मा की बात करते हैं। हर जीव तत्व में एक ऐसा तत्व है जो उसे साकार करता है, जो उसकी वृद्धि में सहायक होता है। उस जीव को उस विषय से हटा दिया जाए, उस वस्तु से हटा दिया जाए तो उस वस्तु का कोई मोल नहीं रह जाता। यही अनिंद्रिय व्याख्या है। तो इसको हमारे दार्शनिकों ने जिस तरह से चिंतन किया और उसे साक्षात्कार करने की कोशिश की, यही हमारे दार्शनिक पद्धति का मूल है, जिसमें बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक अनुभूतियों को भी महत्व दिया गया। बौद्धिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय के बीच द्वैत होता है, द्वैत का भाव। एक ज्ञाता है और एक ज्ञेय विषय वस्तु है। ज्ञाता उस ज्ञेय के बारे में जानने की कोशिश करता है, यानी यहाँ 2 चीज़ें हैं। लेकिन जब आत्म साक्षात्कार की बात आती है तो द्वैत का भाव, जहाँ आध्यात्मिक चिंतन होता है,
वहाँ द्वैत का भाव खत्म हो जाता है, वहाँ अद्वैत का भाव रहता है। तो जब अद्वैत का भाव हो, जिस चिंतन पद्धति में अद्वैत का भाव हो, वहाँ समझिए कि भारतीय पद्धति है और भारतीय दर्शन की सबसे श्रेष्ठ और उच्च परंपरा है। आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक चर्चा की जब बात होती है तो ज्ञाता और ज्ञेय का जो द्वैत है वो नष्ट हो जाता है। उस स्तर पर जो ज्ञेय होता है और जो ज्ञाता होता है, उनके बीच भेद की स्थिति समाप्त हो जाती है। ज्ञाता उस ज्ञेय के समान अपने आप को मानने लगता है, उस दूरी को दूर कर लेता है। तो ये आध्यात्मिक चिंतन की प्रमुख विशेषता है। तो भारतीय दर्शन में तत्व के साक्षात्कार, ये जब तत्व के साक्षात्कार की चर्चा होती है तो वहाँ आस्था अपने आप प्रकट हो जाती है। इसलिए जब भारतीय दर्शन को तत्व दर्शन की संज्ञा दी जाती है तो ये मान के दी जाती है कि इसमें कहीं न कहीं आस्था का समावेश है। तो आज के लिए इतना ही। और ये ऐसे नहीं है, यही वजह है कि जहाँ आस्था है, जहाँ आध्यात्मिक चिंतन है, वहाँ का ज्ञान, वो ज्ञान अन्य ज्ञानों से जो सिर्फ बौद्धिक विश्लेषण पर आधारित है, उससे श्रेष्ठ होगा। इसीलिए भारतीय फिलोसोफर्स की, भारतीय ऋषियों की, भारतीय मनीषियों की प्राचीन काल में भी वैश्विक स्तर पर मांग होती थी। जब सिकंदर भारत की विजय के लिए चला था तो उससे ये मांग की गई थी। वो खुद चाहता था कि यहाँ के जो दार्शनिक हैं, यहाँ के जो संत हैं, दार्शनिक से मेरा मतलब है संतों से, कि यहाँ के जो संत हैं उनसे मैं मिलूं, ये उसकी प्राथमिकता थी। वो चाहता था कि कुछ संतों को हम यहाँ से अपने यहाँ ले जाएं और इनसे कुछ अनोखे ज्ञान की प्राप्ति हो, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। और उसकी वजह राजनीतिक रही हो, वो अलग विषय है, वो राजनीति से प्रेरित है, तो उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहा मैं। लेकिन ये महत्व था भारतीय दर्शन और भारतीय दार्शनिक, भारतीय संतों और भारतीय पद्धतियों का। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।